बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्स इश्यूज़ के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्ट्स पढ़े कि अगर लिवरेज फर्म डेट फाइनेंसिंग मतलब बढ़ाती है तो किस तरह टैक्स शीट बेनिफिट उनको फ़ायदा देती है और उनकी टोटल वैल्यू पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ती है। और उधर हमने इज्यूम किया था कि बैंकरप्सी कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट वगैरह नहीं है। आज की वीडियो में हम टैक्स इश्यूज़ पढ़ेंगे कि भाई अगर जो टैक्स शीट बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी मौजूद है जो वो टैक्स शीट बेनिफिट अफेक्ट कर सकती है और उनको रिड्यूस करा सकती है। ठीक है, और साथ में हम ये पढ़ेंगे आज की लेक्चर में कि अगर टैक्सेस के साथ बैंकरप्सी कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट और बाकी जितने इम्परफेक्शंस है वो भी मौजूद हो तो फिर किस तरह टोटल वैल्यू ऑफ दी लेवर्ड फर्म इफेक्ट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेन इश्यूज एसोसिएटेड है विद टैक्सेस वो अनसर्टिनिटी ऑफ टैक्स शीट बेनिफिट्स है। अनसर्टिनिटी मींस कि भाई फ्यूचर के बारे में आपने जो एस्टिमेट किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल या एक्चुअल जो हालात है वो कुछ स्टेबल नहीं रहेंगे, आपके साथ कोई गारंटी नहीं है। ऐसे फैक्टर्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मैक्रो फैक्टर्स है तो वो आपकी टैक्स शीट बेनिफिट्स को इफेक्ट कर सकती है। वो इश्यूज तो इधर उन्होंने डिस्कस नहीं की है, लेकिन बुक में उठाए हैं उन्होंने। 2-3 ऐसे इश्यूज रिलेटेड है जो अनसर्टिनिटी को काज करती है और टैक्स शीट बेनिफिट को रिड्यूस कराती है। तो हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि भाई 3 किस्म की अनसर्टेनिटीज मौजूद होते हैं जो आपकी टैक्स शीट बेनिफिट को अफेक्ट करती है नेगेटिवली। नंबर फर्स्ट हमारे साथ इसमें है लो इनकम। अगर आपकी इनकम इतनी लो है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट भी पे नहीं कर सकती है, जाहिर बात है आपके ऑपरेशंस, आपके सेल्स वगैरह एक साल के इतने अच्छे नहीं रहे तो आपकी रेवेन्यू वगैरह कमज़ोर होगी और इससे आपकी इनकम इफेक्ट होगी और आपके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है तो फिर भी इनकम लो होगी और इस लो इनकम की वजह से आपकी इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह इफेक्ट होगी। या अगर आपकी इनकम नेगेटिव है बिल्कुल, तो भाई फिर आप कहाँ से आपको टैक्स शीट बेनिफिट मिलेंगे? आपको तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी फिर अपने फंड्स में से पे करना होगा। तो इसकी वजह से भाई आपके टैक्स शीट बेनिफिट इफेक्ट हो सकती है और आपके साथ कोई गारंटी नहीं है कि हमारे एक साल में ऑपरेशंस क्या रहेंगे, हम इतना कुछ कमाएंगे कि नहीं। तो ये एक अनसर्टिनिटी है। तो नंबर 2 हमारे साथ है डिफ़ॉल्ट। अगर आपकी कंपनी बिलफर्ज डिफ़ॉल्ट हो जाए यानी बैंकरप्ट हो जाए आप, तो आपको फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट्स मिलने थे यानी लेवरेज की वजह से जो टैक्स शीट बेनिफिट मिलने थे वो सब खत्म। अब आपके साथ ये भी गारंटी नहीं है कि कहीं फ्यूचर में हम डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, कोई गारंटी नहीं है भाई। किसी तरह भी अनसर्टन सिचुएशंस आ सकते हैं जो आपको इस पॉइंट पे ले जा सकती है, लाइक एक पॉसिबिलिटी तो है ना। तो ये भी एक इशू है। नंबर 3 हमारे साथ क्या है कि अगर टैक्स रेट बढ़ाया गवर्नमेंट जो टैक्स इंस्टीट्यूशन है तो फिर भी मसला है। हाँ, अगर बढ़ा दिया तो फ़ायदा है, लेकिन अगर नीचे हो गया तो इसकी वजह से कम टैक्स शीट बेनिफिट मिलेंगे। जो टैक्स शीट बेनिफिट से वो नीचे जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट में से कम परसेंटेज निकलवाया जाएगा। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होती है, फॉर एग्जांपल आप एनुअली 6000 इंटरेस्ट एक्सपेंस देते हैं RS 6000 और उस पर आप 40% टैक्स अप्लाई करें, वो आपके लिए टैक्स शीट बेनिफिट है जो एनुअल टैक्स शीट बेनिफिट है। अब लेट सपोज 30% पे रेट आ गया तो फिर 6000 में से कम पेमेंट आपको बचेगी जो बेनिफिट है। तो ये भी एक अनसर्टिनिटी है और ये भी टैक्स इशू है, ये आपकी टैक्स शीट बेनिफिट को इफेक्ट कर सकती है। चलो सेकंड मेन जो कैटेगरी है उस पे जाते हैं। सेकंड हमारे साथ है कॉर्पोरेट प्लस पर्सनल टैक्सेस। हाँ, ये भी एक इशू है। जो कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स होती है वो तो वैसे भी इनकम से निकलती है, उसके साथ तो टैक्स शीट बेनिफिट्स एसोसिएटेड है। लेकिन जो आफ्टर टैक्स इनकम मिलती है इन्वेस्टर को या क्रेडिटर को भी बिफोर टैक्स मिलती है तो वो उस पर पर्सनल टैक्स भी देते हैं। यानी आपको एज अ क्रेडिटर जो इनकम मिलती है वो उस पर भी टैक्स आप देते हैं। अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलती है तो इस पर भी देते हैं, कैपिटल गेन पे भी आप देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप पर्सनल भी टैक्स देते हैं। वो जो डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, डबल टैक्सेशन, वो यही चीज़ है कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी टैक्स होती है और पर्सनल लेवल पे भी होती है। आप जाहिर बात है जब आप पर्सनल टैक्स देते हैं तो ये तो आपकी टैक्स शीट बेनिफिट थोड़ा बहुत कम करा सकती है। रीजन ये है कि भाई जो कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स है उससे तो चलो मतलब बेनिफिट हो जाती है, लेकिन वही इनकम अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिटर को मिलती है बिफोर टैक्स, जाहिर बात है उनको बिफोर टैक्स इनकम मिलती है या इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर वो पर्सनल टैक्स देते हैं तो फिर टैक्स शीट बेनिफिट का कोई फायदा नहीं है। लेकिन है फायदा, ये जो पर्सनल टैक्स देते हैं ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो टैक्स शीट बेनिफिट को मुकम्मल एलिमिनेट करे। यानी बुक ने ये भी बात की है कि जो जनरल आइडिया है वो ये है कि इतनी ज़्यादा पर्सनल टैक्स इफेक्ट नहीं करती है टैक्स शीट बेनिफिट्स को कि वो मुकम्मल एलिमिनेट करे, यानी टैक्स शीट बेनिफिट को मुकम्मल ख़त्म करे। हाँ, रिड्यूस कराती है। तो इसी तरह ये भी एक इशू है और इसकी वजह से कि मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकती है टैक्स शीट बेनिफिट को, फिर भी एक ऑप्टिमल लेवरेज स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है कि वो फर्म की वैल्यू को बढ़ाती है और टैक्स शीट बेनिफिट का फ़ायदा रहती है। यानी आप एक ख़ास लिमिट तक डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, फिर भी वो इनकरेज किया जाता है
क्योंकि टैक्स शील्ड बेनिफिट ज्यादा होती है, और जो पर्सनल टैक्स आप देते हैं तो वो टैक्स शील्ड बेनिफिट्स को मुकम्मल एलिमिनेट नहीं कर सकती, हाँ रिड्यूस करा सकती है। तो एक रीजन ये है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और हम देखते हैं कि अगर बैंकरप्सी कॉस्ट वगैरह मौजूद है तो फिर किस तरह फर्म की वैल्यू इफेक्ट होगी जो लेवरेज फर्म है। अच्छा, अगर बैंकरप्सी कॉस्ट भी मौजूद है, यानी लेवरेज की वजह से जो आपसे रिक्वायर रिटर्न ज़्यादा मांगी जा रही है और आप पे बैंकरप्सी की प्रेशर बढ़ रही है, और साथ में मॉनिटरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं लेवरेज की वजह से, यानी जो एजेंसी कॉस्ट है, और साथ में टैक्सेस भी मौजूद हो, तो फिर वैल्यू ऑफ द लेवर्ड फर्म क्या होगी। सादा अल्फाज में हम बात करें, प्रीवियसली जो हमने वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म कैलकुलेट की, अगर आपको याद हो जो टैक्स इफेक्ट वाली लेक्चर थी, तो उसमें हमने ये किया था कि वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म इफ अनलेवर्ड, यानी जो अनलेवरेज फर्म है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड बेनिफिट, इतना हमने किया था। लेकिन अब बैंकरप्सी कॉस्ट भी साथ में बढ़ रहे हैं लेवरेज की वजह से, और एजेंसी यानी मॉनिटरिंग कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि भाई जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कॉस्ट है, यानी बैंकरप्सी और एजेंसी कॉस्ट, इसको हम माइनस करते हैं इन दो फिगर्स, यानी ये जो फर्स्ट टू फिगर्स है इनको हम ऐड करते हैं और इनमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैंकरप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट को हम माइनस करते हैं, तब जाके वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म आ जाएगी। तो बस ये बात है। अब इस चीज को हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगी। तो इधर अगर आप देखें जनाब, अगर हम इज्यूम करें कि कोई बैंकरप्सी कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ टैक्सेस मौजूद है, तो फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इसी तरह रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स शील्ड बेनिफिट मिल रहे हैं, और ये टैक्स शील्ड बेनिफिट क्या है, टोटल वेक को कम कराती है। और इनिशियली आपकी कंपनी की अगर आप लेवरेज बढ़ा रहे हैं एक सक्सेस पे, तो इतनी बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर आप ज़्यादा बढ़ा के अगर आप बैंकरप्सी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो फिर बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और जो शेयर होल्डर्स है और क्रेडिटर्स है वो एक इंक्रीजिंग रेट के साथ अपने रिटर्न को बढ़ा रहे होते हैं। यानी आप कम लेवरेज चेंज करें एक पॉइंट के बाद तो वो ज़्यादा रिटर्न हाई कराएंगे, लेकिन वो तब जब बैंकरप्सी कॉस्ट मौजूद हो। तो अगर बैंकरप्सी कॉस्ट नहीं है बिलफर्ज और एजेंसी कॉस्ट भी नहीं है, तो फिर ये लाइन इसी तरह आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वेक है वो इसी तरह कम होता जाएगा, और आपको हायर टैक्स शील्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर बैंकरप्सी कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट मौजूद है जो इधर हम कंसिडर कर रहे हैं इस स्लाइड में, तो फिर एक खास पॉइंट के बाद ये जो बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर आपको ज्यादा पेनलाइज करती है, तो वेक ऊपर जाता है। और ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली बैंकरप्सी कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट बढ़ने की निशानी है। और इधर अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये आपकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फिगर होगा, और इस पॉइंट पे जो फाइनेंशियल लेवरेज आप यूज करते हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमल है, नॉर्मल है। अब इस पॉइंट पे जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगी, ठीक है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि जिस पे आपका वेक मिनिमम होगा और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फर्म की वैल्यू क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल टैक्स शील्ड बेनिफिट आपको मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए फर्म की वैल्यू हाई होगी, और जो वेक है वो तो आपको ग्राफिकली नजर आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट मैं भूल गया, शायद आप कहेंगे कि भाई लेवरेज के साथ वेक क्यों नीचे जाती है? ये इसलिए जो टैक्स शील्ड बेनिफिट आपको मिलती है वो हायर होती है किसके निस्बत? जो शेयर होल्डर की रिटर्न में इंक्रीज आती है लेवरेज के साथ, यानी उसको वो ऑफसेट कर रहा है, फिर भी प्लस टैक्स शील्ड बेनिफिट बच रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद याद रखिए, जो ऑप्टिमल पॉइंट है, अगर मजीद आप बढ़ाएंगे तो बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो बैंकरप्सी कॉस्ट ऊपर जाते हैं और एजेंसी कॉस्ट भी ऊपर जा रहे होते हैं। यानी सादा अल्फाज में इन कॉस्ट का इंक्रीज होना क्या शो कर रहा है? शेयर होल्डर और क्रेडिटर की रिटर्न में बिल्कुल इंक्रीमेंट आएगी और इंक्रीजिंग रेट के साथ ऊपर जाएंगे। यानी लेवरेज में कम चेंजेस की वजह से उधर ज्यादा रिटर्न बढ़ाएंगे, और ये मेन लॉजिक है बस। तो भाई यही वजह है कि इनिशियली जब लेवरेज बढ़ाते हैं तो ये नीचे आ रहा है वे, क्योंकि जो रिटर्न में इंक्रीमेंट आ रही है शेयर होल्डर्स की रिटर्न, वो आपको पेनलाइज करती है, तो वो इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होती है कि टैक्स शील्ड बेनिफिट्स को भी क्रॉस करे। यानी टैक्स शील्ड बेनिफिट्स का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है, हायर होता है बनिस्बत इसके जो वो ज्यादा रिटर्न मांग रहे हैं शेयर होल्डर्स, और इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रही है। आई होप कि आप पिक कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो ये मेन स्टोरी है कि अगर बैंकरप्सी कॉस्ट भी हो, एजेंसी कॉस्ट भी हो, तो एक खास लिमिट तक आप फाइनेंशियल लेवरेज को बढ़ा के एक ऑप्टिमल लेवरेज हासिल कर सकते हैं, जिस पे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल होगा, वेक सबसे मिनिमम होगी, और फर्म की टोटल वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल होगी। क्यों? हाईएस्ट टैक्स शील्ड बेनिफिट्स की वजह से।
तो जनाब बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया और आज की लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 को शुरू करते हैं और इसमें हम सादा अल्फाज में डिविडेंड के हवाले से पढ़ेंगे कि भाई कब देना चाहिए। डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे डिविडेंड के हवाले से कि डिविडेंड देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कैसे सिचुएशंस में कितनी देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को हम पढ़ेंगे जो फर्म के लिए बेस्ट सूट करती हो स्पेशल सिचुएशंस में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।